हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आपकी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीटीजीटी, यूकेपीटीआई, केवीएस, एनबीएस, जीट्रिपल-एसबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारे चैनल में आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आपने फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके जरूर देखें। और फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट 2 है जो कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों को पूरी तरह से समझाया गया है और साथ ही साथ ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो कि आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को किससे प्राप्त करती है? और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सही जवाब दीजिए सभी ऑप्शन को पढ़ के। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज लंग्स से यानी कि फेफड़ों से। अब हम इसको पूरी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो वेन्स होती पल्मोनरी वेन होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि शुद्ध रक्त को किससे प्राप्त करती हैं? तो फेफड़ों से प्राप्त करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इस एक डायग्राम से हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, अगर आप पल्मोनरी वेन की बात की गई तो आपको वेन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो वेन्स होती हैं आपको पता है उनका फंक्शन क्या होता है कि वो अशुद्ध रक्त को, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो कि ऑक्सीजन रहित ब्लड है, उसको इंफीरियर वेना कावा के रूप में यानी कि शरीर के निचले पार्ट से अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं और राइट एट्रियम तक पहुंचाती हैं। और अगर ऊपरी पार्ट से लाती हैं यानी शरीर के ऊपरी पार्ट से लाती हैं तो किसके माध्यम से लाती हैं? सुपीरियर वेना कावा के रूप में ये अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं। और देखिए एरो का निशान देखिए कहाँ ले जाके पहुंचाती हैं, तो राइट एट्रियम में ले जाती हैं ये। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में बात की गई है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को किससे प्राप्त करती हैं? तो पहला डिफरेंस जो है वेन्स और पल्मोनरी वेन्स के बीच में वो आपको यहाँ पे पता चल गया कि वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है जो कि ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी वेन की। तो ये देखिए, ये यहाँ पे दी हुई है पल्मोनरी वेन्स को यहाँ पे दिखाया गया है और ये वेन यानी ये लंग्स पे पाई जाती हैं या लंग्स को इंडिकेट करती हैं। तो इनमें एरो देखिए, आपकी पल्मोनरी वेन से ये क्या करेंगी? ये लंग्स से प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी और कहाँ पोर करती हैं? लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि शुद्ध रक्त को जो है पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं और लंग्स से रिसीव करती हैं, जो कि हमने क्वेश्चन में पूछा था, फेफड़ों से रिसीव करती हैं और कहाँ तक ले जाती हैं? लेफ्ट एट्रियम तक। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का, उसमें शुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्ट होता है, ये लेफ्ट पार्ट है, और जो ये राइट पार्ट होता है इसमें जो है अशुद्ध रक्त का जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज और आर्टरीज के बारे में भी बता देते हैं। अगर हमने वेन्स की बात की है तो सबसे पहले आर्टरीज के बारे में समझिए। आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? आर्टरीज या यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये क्या है? एओर्टा, जैसे कि जो महाधमनी होती है, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारे शरीर की, तो उसका फंक्शन क्या होता है? ये देखिए, ये जो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त को जो है ये एओर्टा ले जाती है और सभी बॉडी के सभी पार्ट्स तक ये ट्रांसपोर्ट करती है, सभी बॉडी पार्ट्स तक शुद्ध रक्त को। शुद्ध रक्त कहाँ पे होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाके जो है आर्टरीज बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन करती हैं शुद्ध रक्त का। लेकिन जहाँ टर्म पल्मोनरी आर्टरी जुड़ जाता है तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज को इंडिकेट किया गया है, जो कि सबसे पहले आप देखिए अशुद्ध रक्त को ले जाएंगी। किसको ट्रांसपोर्ट करेंगी? अशुद्ध रक्त को, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होती हैं आपकी आर्टरीज की। और अशुद्ध रक्त हमने आपको पहले ही बता दिया है किस पार्ट में पाया जाता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है? राइट पार्ट में पाया जाता है हार्ट के, और स्पेशली राइट वेंट्रिकल से। ये देखिए, ये जो राइट वेंट्रिकल में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से ले जा रही हैं। और कहाँ ले जा रही हैं? तो लंग्स की ओर ले जाती हैं। किधर ले जाती हैं? ये लंग्स की ओर ले जाती हैं और वहाँ पे फिर ये
फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी चलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मुख्य पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसी शिरा धमनी जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को किससे इकट्ठा करके फेफड़ों की ओर ले जाती है। ओके, फिर से वही चीज़, वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मुख्य पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को किससे इकट्ठा करके फेफड़ों की ओर ले जाती है। तो किससे इकट्ठा करके ले जाती है? हृदय से। हमने पहले ही आपको बता दिया है पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। ये है पल्मोनरी आर्टरी कि ये जो है ये हृदय से हमने आंसर दिया है हृदय से, यानी राइट वेंट्रिकल से जो है वो इकट्ठा करके लंग्स की ओर ले जाती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ वॉल्व से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो पहला होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये देखिए, जो कि ये यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के रूप में के बीच में प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व के रूप में भी जानते हैं, जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और तीसरा होता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व। ये देखिए यहाँ पे जो है पल्मोनरी वॉल्व को दिखाया गया है, ये जो है ये पल्मोनरी वॉल्व है। तो ये किसके बीच में पाया जाता है? राइट वेंट्रिकल प्लस पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। कहाँ पे है ये? राइट वेंट्रिकल। ये देखिए, ये हेल्प करता है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में राइट वेंट्रिकल से और किसके बीच में? पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, यानी कि अशुद्ध रक्त को हार्ट से लंग्स तक ले जाने में मदद करता है। ये देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ले जाती है। अब ये भी हमने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, नेक्स्ट वॉल्व जो है वो लास्ट वॉल्व क्या है? तो एओर्टिक वॉल्व की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एओर्टिक वॉल्व की। और एओर्टिक वॉल्व वो होता है जो एओर्टा के माध्यम से शुद्ध रक्त को, ये देखिए यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए, शुद्ध रक्त को, यानी शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। तो यहाँ से ये ले जाने में ब्लड को या ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है एओर्टा के माध्यम से, यानी ये देखिए ये जो महाधमनी है यानी कि आर्टरीज के माध्यम से ये शुद्ध रक्त को जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है उसको ले जाने में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बॉडी के सभी पार्ट्स तक। ओके, आई होप कि ये चारों वॉल्व आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछिए जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, वेंट्रिकल और एट्रियम के विश्राम की स्थिति को क्या कहते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? डायस्टोल। जी हाँ दोस्तों, डायस्टोल एंड सिस्टोल जो होते हैं वो कार्डियक साइकिल के 2 पार्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। और डायस्टोल का मतलब होता है कि हार्ट मसल्स रिलैक्सेस, जब संकुचन यानी कि प्रकुंचन या संकुचन यानी रिलैक्सेशन की स्टेज में होता है जब हार्ट, तो उसे डायस्टोल बोलते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें जो डायस्टोलिक रेंज होता है वो कितना होता है? 60 to 80 mmHg। जैसे कि अगर हमने ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे हमने लिखा 120/80 mmHg होती है। तो जो नीचे वाला है यानी कि जो लोएस्ट जो बॉटम वाला है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रूप में देखते हैं। और जो ऊपर वाला है यानी 120, इसे हम सिस्टोल के नाम से जानते हैं। और सिस्टोल मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और पंपिंग ऑफ द हार्ट। जब कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में होता है हार्ट या ब्लड की पंपिंग करता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं। और इसकी रेंज जो होती है वो 120 होती है। तो टॉप मोस्ट जो है वो सिस्टोलिक है और जो बॉटम वाला है वो डायस्टोल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं। तो बात की जा रही है डक्टलेस ग्लैंड्स की, यानी कि जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ध्यान से, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ आपको पता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के साथ साथ आपको पता है दोस्तों पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये सभी जो है वो डक्टलेस ग्लैंड यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब आपको बता देते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं और उन्हें डायरेक्ट ले जाके ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं। और जो उनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं इसलिए वो हार्मोन्स को पहले डक्ट में सिक्रीट नहीं करती हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। और वो जो भी सिक्रीशन करती हैं जैसे स्वेट हो गया या फिर आपके जो अदर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो सब सिक्रीट किए जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी डक्ट ग्लैंड्स के थ्रू। और फिर वो उनको पहले डक्ट में पोर किया जाता है और फिर वो डक्ट के माध्यम से अपने जो है साइट में पहुंचते हैं, यानी कि जहाँ पे उनको फंक्शन करना होता है उन जगहों पे वो पहुंच जाते हैं।
तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथि में योग्यता पाई जाती है कि वह ग्रंथि हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती है? तो अभी अभी हमने आपको बताया है किसमें, तो किसमें होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथि में योग्यता पाई जाती है कि वह ग्रंथि हार्मोन को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक हार्मोन, पर्टिकुलर एक हार्मोन की बात की गई है जो कि ग्रंथि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो उसे डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन करती है और उसे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसको पेंक्रियाज स्रावित करती है? तो आपको बताना है कि इन सभी में से किसका सिक्रीशन पेंक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन, सभी को पता है। और इंसुलिन जो होता है, इसकी कमी से हमारे बॉडी में डायबिटीज हो जाती है। अगर ब्लड में और इसकी कमी से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके हम आ गए हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल सके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करती है? तो कौन सा हार्मोन है? हमने पहले ही बता दिया है, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? पेंक्रियाज। और थायरॉक्सिन को कौन सिक्रीट करता है? तो थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सभी स्पेसिफिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं और उन हार्मोन्स का हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं जो कि इन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोथेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो थर्मो मीन्स हीट और हीट मीन्स गर्म चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी मास कितनी मात्रा में स्केलेटल मांसपेशियों का बना होता है? तो ये तो सभी को पता है कि 30 से 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दाब लगभग कितना होता है? तो सिस्टोलिक दाब यानी कि हमने बताया था कि जो टॉप रेंज होती है यानी कि 120, तो वो सिस्टोलिक कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कितना होता है, तो उसकी जो रेंज होती है वो हम आपको बता देते हैं, 90 to 120 mmHg होता है इसका रेंज। तो आप मैच कर लीजिए कि कौन सा है जो सबसे सटीक यहाँ पे जवाब है। तो कौन सा है, सही बताइए, आपको कौन सा आंसर यहाँ पे टिक करना होगा? आंसर नंबर बी, 100 to 125 mmHg जो है वो एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव। वह जो दरिया दिली से पसीना बहाते हैं शरीर से अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। व्हाट इज करेक्ट आंसर? सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही जगह पर जॉगिंग करने से सभी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं सिवाय तो किसके? हैमस्ट्रिंग के अलावा। ये क्वेश्चंस एज इट इज़, बार बार हम कह रहे हैं दोस्तों कि एज इट इज़ ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको रिवाइज जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी को पता है, संक्रमण के खिलाफ लड़ना। हमारे ब्लड में 3 तरह की कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनका मुख्य काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता है। WBC का काम जो होता है वो जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स या हार्मफुल सब्सटेंस हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ लड़ना, फाइट करना, उन्हें शरीर से निकालना। और फिर तीसरा होता है प्लेटलेट्स जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशवाही कोशिकाएं जो आदेश को संकुचित करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पे जो कि आदेश को संकुचित मांसपेशी की ओर ले जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अक्षतंतु। अक्षतंतु का मतलब होता है एक्सॉन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है, हम आपको इसको डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आगे समझाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा कि जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं तो उनको आगे की ओर ले जाने का काम जो है वो कौन करता है? तो एक्सॉन करते हैं। अभी इसको हम आपको समझा रहे हैं थोड़ी देर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से संकुचित होने वाली मांसपेशियां मददगार होती हैं। तो बात की जा रही है धीमी गति यानी स्लो ट्विच फाइबर्स, जिनको कि हम रेड मसल फाइबर्स या टाइप फर्स्ट फाइबर्स के रूप में जानते हैं। तो आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा कि ये किसके लिए हेल्पफुल होती हैं? लंबी दूरी के धावक को। रेड मसल फाइबर्स आर हेल्पफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के निम्नलिखित अंगों में से वह कौन सा अंग है जो खाद्य पदार्थों और तरल पदार्थों को रोकता है फेफड़ों में गुजरने से? यानी जब हम खाना खाते हैं तो
जो ट्रैकिया यानी कि पासेज ऑफ फूड और पासेज ऑफ विंड जो है एक ही होता है, तो ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कि रोकता है फूड को हमारे फेफड़ों में जाने से? तो कौन सा होता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स के ऊपर पाया जाता है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप को कवर कर लेता है ताकि जो हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं या लिक्विड मटेरियल्स हैं वो लंग्स तक ना जा सकें। और अगर अभी कभी कभी हम जब हड़बड़ी में खाते हैं या खाते समय बोलते हैं तो चला जाता है जो फूड है, तो फिर ऐसे में हमें कफिंग, स्नीजिंग ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि गर्मी का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करती है? तो ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को। संवाहन यानी कि कंडक्शन, संवहन यानी कि कन्वर्जन, विकिरण यानी कि रेडिएशन, ये सभी उपरोक्त सभी जो है वो गर्मी का ट्रांसफर हीट का ट्रांसफर करने की मेथड्स है। और अब हम इसको आपको समझा देते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन यानी संवाहन, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि ये पेन है और ये जो है पेन का दूसरा हिस्सा है, तो ये डायरेक्ट टच में जब होगा तो कंडक्शन। जब हम डायरेक्ट टच कर देते हैं चाय बनाते समय या सब्जी बनाते समय, जब डायरेक्ट हम टच कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो हीट का ट्रांसफर है वो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से होते हुए हमारे हाथों तक पहुँच जाता है। तो कंडक्शन में डायरेक्ट टच में होना ऑब्जेक्ट्स का जरूरी है। और दूसरा जो है वो क्या है? कन्वेक्शन या कन्वर्जन जिसको मैंने बोला है। तो कन्वेक्शन का क्या मतलब होता है? हीट ट्रांसफर टेक्स विद इन द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के रूप में। ये देखिए कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यानी यहाँ पे लिक्विड, ये देखिए ये जो एरोज दिखाए गए हैं तो ये कन्वेक्शन को शो कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड या गैस के फॉर्म में यहाँ पे कन्वेक्शन शो किया गया है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और तीसरा होता है रेडिएशन, और ये देखिए यहाँ पे इससे रेडिएशन निकल रही है जो कि हीट ट्रांसफर अक्वर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल। इसमें पार्टिकल का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशी तंतु ढके होते हैं एक पतली परत से जिसको हम क्या कहते हैं? तो सार्कोलेमा कहते हैं। बात की जा रही है मसल मेम्ब्रेन की, और जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से मसाज का निष्क्रिय रूप कौन सा होता है? तो योग सेंट्रल नर्वस सिस्टम निर्देशित करता है। तो क्या निर्देशित करता है? बाहरी वातावरण परिवर्तन। जब भी हम किसी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर जो होते हैं, हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें जो 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 इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक मैसेज को ले जाते हैं, यानी बाहरी वातावरण परिवर्तन को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सबसे खराब माना जाता है मांसपेशियों के मामले में? तो दुरुपयोग, यानी कि अगर हम मांसपेशियों का कम प्रयोग कर रहे हैं, अधिक प्रयोग कर रहे हैं या कम या ज़्यादा करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगे पांव दौड़ने के कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है? हुकवॉर्म। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, सभी प्रश्नों को समझा के बताया गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। केंद्रीय स्नायु तंत्रिका तंत्र बना होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है आपको बता देते हैं। और सही आंसर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से मिलके बना होता है। थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, बस थोड़ा सा वीडियो और लंबा होगा। एक घायल चोटिल खिलाड़ी के लिए ट्रेडमिल प्रशिक्षण का सुझाव दिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या सुधारना होता है? तो मांसपेशी सहन शक्ति को सुधारना होता है। सभी तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो मांसपेशी फाइबर की गुणवत्ता और प्रकार कि किस टाइप के मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक है जिसमें ऊर्जा संयोजन की प्रतिक्रिया होती है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवेगों को तंत्रिका कोशिका यानी शरीर यानी सेल बॉडी की ओर ले जाने का काम करता है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने आपको बोला था लास्ट में समझाएंगे। यहाँ पे होता क्या है, पूछा जा रहा है कि जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं तो उनको सबसे पहले देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। व्हाट इज करेक्ट आंसर? सेल बॉडी की ओर ले जाने का काम करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे डेंड्राइट होगा। अब हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए जब भी कोई भी इम्पल्सेस जनरेट होते हैं हमारे बॉडी में स्टिमुलस की प्रेजेंट में, तो सबसे पहले वो डेंड्राइट्स के थ्रू उनको रिसीव किया जाता है। ये जो स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं।
और ये सेल बॉडी की ओर, ये देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सेल बॉडी की ओर ले जाने का काम कौन करता है इम्पल्सेस को, तो सबसे पहले ये डेंड्रॉइड्स जो हैं वो सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं इम्पल्सेस को, और सेल बॉडी से इनको एक्सॉन की ओर ले जाया जाता है, और एक्सॉन से फिर इनको जो है ये नेक्स्ट नर्व सेल की ओर ले जाया जाता है, और फिर ये ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ठंड की प्रगति का सही रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो होगा नंबर 1, सबसे पहले कोल्ड होगा, फिर दूसरा चुभना होगा, फिर तीसरा बर्निंग, और चौथा जो है वो सन होना। ओके, तो ये सही सीक्वेंस है। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। तो अच्छा, लगभग कितने प्रतिशत पानी की मात्रा से बनी होती है, ये आपका आज का होमवर्क है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं प्रीवियस वीडियो में जो हमने होमवर्क पूछा था कि पल्मोनरी वेन्स जो है यानी फुफ्फुसी शिरा रक्त को कहाँ लेकर जाती है, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर। इतना समझाने के बाद तो आपको समझ ही आ गया होगा कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, रक्त को कहाँ लेकर जाती हैं, तो हार्ट की ओर लेके जाती हैं। और वेन्स और किधर लेके जाती हैं, तो हार्ट की ओर लेके जाती हैं। बात की जा रही है पल्मोनरी वेन्स की। जी हाँ दोस्तों।